Good evening, friends. So this was the 11th question in our Target 100 initiative. To तो क्वेश्चन तो इजी था, बट देर वर सम मिस्टेक्स और देर वर सम पीपल हु डिड नॉट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. तो पहले एक बार क्वेश्चन को समझते हैं. इसमें ये बोला गया, डिस्कस द कंट्रोल दैट प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज ऑन एग्जीक्यूटिव्स बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर डिस्क्रिशनरी पावर्स. ओके, तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं. मेनी ऑफ द पावर्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट देर आर सम पावर्स विच आर नॉट मेंशन्ड बट ही हैज़ इट एंड दे आर हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स. जब वो चाहेंगे, उनका मन होगा, तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं. तो यू नो दैट प्रेसिडेंट इज़ अ सेरेमोनियल हेड. जिस हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉमिनल हेड, सेरेमोनियल हेड या रबर स्टैम्प. ऐसे टर्म्स यूज़ करे जाते हैं बिकॉज ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by PM. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 that there should always be a COM to aid and advise the president. Okay, so president is basically that nominal head. He will always take care of this advice. Now, but there are instances where he doesn't have to adhere to this article 74 and apply his own brain, mind and take actions or do something which are in his discretion. तो कई सारे लोगों ने क्या गलती करी है, जो पहले मैं गलतियां बता देता हूँ, क्या क्या मिस्टेक्स जो करी गई हैं. कई बार ये हुआ है कि किसी ने सिर्फ पावर्स की ही बात करते रह गए कि प्रेसिडेंट की ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, ये मिलिट्री के भी हेड हैं, ये इसके भी हेड हैं, ये सारे ही डिस्कस करते रहे. उन्होंने डिस्क्रिशनरी पावर की बात नहीं करी. दूसरी बात है, डिस्क्रिशनरी पावर मेंशन किया, डिस्क्रिशनरी पावर मेंशन तो किया, बट यू डिडंट टेल हाउ दीज पावर्स help to control or exercise control over executive. That was the question, right? कि ये पावर कैसे हेल्प कर रही है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने में, राइट? तो these were the two very common mistakes that I have observed in some of the answers that I have corrected. अभी देखिए, इसमें एक चीज़ और है, योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. आपको इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जो आपका होना चाहिए ना, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, अगर यहाँ पे आप सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में लिखेंगे या कंक्लूजन में प्रेसिडेंट के बारे में लिखेंगे, मतलब रैदर देन टॉकिंग अबाउट हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स, या ये डिस्क्रिशनरी पावर का क्या सिग्निफिकेंस है, दैट वुड बी बेटर जब आप क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से इंट्रो और कंक्लूजन लिखेंगे. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आज मैंने ऑब्जर्व करी हैं दैट वी हैव टू इम्प्रूव. ओके, तो दिस इज़ व्हाट आई विल शेयर दिस. मैंने इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में क्या क्या बातें आई हैव डिस्कस्ड, तो यू कैन सी गो थ्रू इट. आई जस्ट स्ट्रेट अवे गो टू व्हाट आई हैव रिटन और व्हाट आई हैव. दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन. ही इज ड्यूजियर हेड ऑफ द स्टेट एंड referred to as an emblem of unity, integrity and solidarity of the nation. मतलब अब इसके आगे आप इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब दैट कुड बी अ बेटर थिंग कि he is the chief protector and defender of the constitution. That is also fine. If you want to write, you can mention. I am giving you options. आप इसमें से एक या दो लाइन लिख सकते हैं. However, the president should work on the aid and advice of the council of ministers as per article 74. Okay, now he should always act on advice. However, he has various discretionary powers to control executives, to maintain a healthy democracy. So these all things you can mention. Okay, तो डेमोक्रेसी डिस्क्रिशनरी पावर्स में आप ब्रीफली बात करिए. मैंने इलेबरेट करके लिखा है फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट यू कैन बी वेरी ब्रीफ. एक जैसे वीटो पावर की हम बात कर सकते हैं. हंग पार्लियामेंट अगर होगा, वीटो पावर में एक सस्पेंसिव होता है, send the bill back for reconsideration. पॉकेट वीटो, he may sit on the bill and do not give his assent. बैठ गए, साइन ही नहीं कर रहे हैं, जैसे ज्ञानी जेल सिंह जी ने करा था. सस्पेंसिव वीटो कलाम जी ने किया था बैक इन 2006 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, हंग पार्लियामेंट व्हेन देयर इज नो पार्ट. तो ये कीवर्ड्स भी यूज़ कीजिए. डोंट राइट कि व्हेन देयर इज नो पार्टी इन मेजॉरिटी, देयर इज नो मतलब मेजर पार्टी हु इज क्लेमिंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. मतलब इस तरह से मेंशन ना करके जस्ट यूज कीवर्ड्स. देन प्रेसिडेंट विल कॉल अपॉन someone who he deems or he thinks is fit to form the government. He'll give him the chance. If he is convinced that leader is
मतलब ऑफ द मतलब जो भी उसको लगता है कि ये मेजोरिटी फॉर्म पहली बार तो जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे ही विल गिव अ चांस टू देम. If they do not, they are not able to form a government, he can call any other leader as well. So that is hung parliament. Discretion in appointing prime minister, especially when he dies suddenly. Like हमारे 2 बार हो चुका है. Seeking information from prime minister, he can seek any information regarding any of the affairs that are going in the union of whatever affair of government is there, he can ask what is going on. Okay, this keep. So I'll talk about the significance later. Dissolution of Lok Sabha, thus the ending the very life of the government of the day if there is no majority. So all these, and one more, summon the houses. So if it is more than 6 months, the house need to meet within 6 months, right? So if the house, there is no session in 6 months, he will call at his discretion. Okay, अब ये important point था कि ये significance of discretionary power, that they are how they are controlling the executive. ये कैसे help कर रहे हैं. तो एक चेक हेस्टी लेजिस्लेशंस, जब प्रेसिडेंट एडवाइस कोई चीज़ पूछेगा या बिल को वापस भेजेगा तो ये एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल हो गया है. एंश्योरिंग डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस इन द हाउस बाय समनिंग द हाउस फॉर द सेशन. दिस हेल्प्स लेजिस्लेचर टू कीप कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. तो ये एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल हो गया. Invoking public opinion. By this what I mean, whenever a president sends a bill back for reconsideration or does not sign, exercising his pocket veto, this would result in basically create a larger public opinion. Public aware होगी, मीडिया में बात आएगी तो इससे एग्जीक्यूटिव पे प्रेशर पड़ेगा. Pocket veto is of again that same thing I was talking. It can again stop any legislation to become an act. तो basically एग्जीक्यूटिव के ऊपर स्ट्रेन हो जाएगा. Keeping track of all official works of the executive by seeking information. Okay, president strives to form government in case of hung assembly, thus making effort to not waste general election. So these are various ways in which he is checking. He is using his discretion to ensure that there is some accountability on the part of executives, that the government functions well. So in the conclusion I have written, the president assumes true responsibility as head of state with the exercise of his discretionary powers. These powers are vested with the president to empower him with the authority to check the arbitrariness of the executive and wield a substantial amount of control over them by protecting the interest of vast majority in the country and fulfilling the responsibility of true leader. So these are the things that you could have mentioned. Some of the people have written it really well. There is a considerable improvement that I am seeing. Guys, keep writing. You will surely improve. But one thing I'll suggest is there are still some people who are either copying directly from net. Don't do this. It will, see, you might get better marks right now. You might get appreciation from me or from your colleagues, बट आपको ये लंबे समय पे आप अच्छे आंसर नहीं लिख पाएंगे. तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए. अपना पढ़िए. आई हैव टोल्ड यू, इफ़ यू डोंट नो द टॉपिक, स्टडी फॉर 15 मिनट्स. पर जब लिखने जा रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए किताब. जब एग्ज़ाम में आप बैठे होंगे तो ना आपके पास किताब होगी, ना मोबाइल होगा, कुछ नहीं होगा, राइट. तो ट्राई टू बी ऑनेस्ट. एंड दोज हु आर डूइंग राइटिंग आंसर्स, इट्स रियली वेरी वेरी गुड. Please keep it up. I am sure that with these 100 questions that we have, that plan that we have in our mind, you will surely learn a lot and you will gain on that, and master upon the art of answer writing for UPSC and various state PCS examinations if you are appearing. Okay. Thank you guys. Keep it up.